तो हमने जंतु कोशिका में देखा था, एकदम बीचों बीच में एक हिस्सा है जिसे कहा गया था केंद्रक। वास्तव में इसके जो खोजकर्ता रहे हैं वो रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सबसे पहली बार केंद्रक के बारे में कुछ ठीक ठाक रिसर्च किए और बताया। सारे हो गए भाई? ठीक। तो केंद्रक वास्तव में किसी भी कोशिका की मूल आत्मा है, जान है। यानी कि कोशिका में कोई भी अगर बदलाव लाना है, उसकी पूरी कार्यप्रणाली होनी है, तो सब कुछ केंद्रक ही करता है। इसलिए अगर हम इसके परिचय को प्राप्त करें तो पहला तो इसे कहते हैं कोशिका का नियंत्रण करता या ब्रेन, नियंत्रण करता, अथवा इसको हम ब्रेन की संज्ञा देते हैं क्योंकि ये सभी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण कर रहा है। अब वो चाहे जो भी कार्यप्रणाली हो कोशिका की, उन सब में इसकी भूमिका होती है। जब कभी किसी हम केंद्रक को, अगर इसकी संरचना देखी जाए केंद्रक की, तो वो कुछ ऐसे दिखाई देता है। एक सर्कल स्ट्रक्चर है जो कि बीच बीच से कटा हुआ है, कुछ ऐसा। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कहलाता है केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र कहलाएगा। और ये वास्तव में प्रोटीन प्लस लिपिड यानी फैट से बना था। सेम उसी से बना है, बस अंतर ये आ गया ना कि झिल्ली दोहरी है यहां भी, बट बीच बीच से कट है। तो कट होने के नाते रेगुलर पैटर्न हमें नहीं मिल पाया। दूसरा, और अंदर प्रवेश करेंगे तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन धागा या थ्रेड कहते हैं। एक और हिस्सा दिखाई देता है यहां पर, ये जिसे कहा जाता है केंद्रिका या न्यूक्लियोल्स। और साथ ही साथ यहां छोटे छोटे हिस्से दिखाई देते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। आपको याद होगा कि राइबोसोम में हम लोगों ने पढ़ा है कि 4 जगह पे मिला था ना। चौथा था केंद्रक। वास्तव में राइबोसोम का जो निर्माण है वो केंद्रक से ही हुआ है असलियत में। तो अगर हम इसकी संरचना को देखें तो हमें कुल 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं। पहला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो है केंद्रक झिल्ली, जो कि बनी है वसा और प्रोटीन की। दूसरा हिस्सा दिखाई दे रहा है क्रोमैटिन धागा, जो कि बना हुआ है डीएनए प्लस प्रोटीन का। और तीसरा हिस्सा दिखाई दे रहा है केंद्रिका, जो कि बनी हुई है डीएनए, आरएनए आदि से। और इसी केंद्रिका से राइबोसोम का निर्माण होता है, का निर्माण। तो इसलिए राइबोसोम का जो जन्म है वो इस केंद्रिका से ध्यान में रखना है आपको। इसलिए राइबोसोम यहां भी कहलाएगा कोशिकांगों का कोशिकांग। वास्तव में केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में हमारे पास है। अब इसमें से एक हिस्सा है क्रोमैटिन धागा, जो सबसे मायनेपूर्ण है हमारे लिए। हमारे पूरे शरीर का 99% डीएनए इसी क्रोमैटिन धागा में फिट करके रखा गया है। यानी ऑल टाइप ऑफ जेनेटिक प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन द क्रोमैटिन थ्रेड व्हिच इज द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि सब कुछ न्यूक्लियस के भीतर रखा गया है। तो यदि मैं इसमें से एक हिस्सा निकालूं बाहर, जिसका नाम होगा क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन धागा, तो इसे हम समझते हैं। क्रोमैटिन धागा में हमने कहा कि 99% डीएनए है हमारी पूरी शरीर का। और इसका जो डिजाइन है वो कुछ ऐसे है। ये है क्रोमैटिन। जैसे ही ये क्रोमैटिन कोशिका विभाजन में भाग लेगा, यानी कि सेल डिवीजन में, तत्काल ये क्रोमैटिन एक्सपैंड करता है, यानी कि कुछ ऐसे फैलेगा ये। और जो फैलता है तो इसके अंदर का जो प्रोटीन है वो दिखाई दे जाता है। ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं ये प्रोटीन है, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और ये पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता है
क्रोमोमियर्स, और फिर आगे चल करके यहां पर संघनन होगा, कंडेंसेशन होता है, और ये पूरा हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में, जिसे हम कहते हैं हिंदी भाषा में गुणसूत्र। तो ये बन गया गुणसूत्र। तो वास्तव में आपसे अगर सवाल किया जाए कि गुणसूत्र मिला कहां से, तो जवाब हो जाएगा क्रोमैटिन धागों से बनाया गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि क्रोमैटिन धागा, इसने ही वास्तव में गुणसूत्र का निर्माण किया। ये हम पॉइंट दे सकते हैं। तो जो हमारी अगली यात्रा है वो चलने वाली है गुणसूत्र के बारे में या क्रोमोसोम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो ये है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। गुणसूत्र का अगर हम पहले खोजकर्ता की परिचय ले लें तो हमें दो तीन नाम मिलते हैं। एक मिलता है कार्ल नेगेली, एक मिलते हैं वाल्टर फ्लेमिंग, और एक मिलते हैं H.W. फ्लेमिंग। तो इन तीनों लोगों का एक और नाम आता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ऐसे कुछ नाम आपको ध्यान में रखने हैं, मैं यहां पर पॉइंट कर दे रहा हूं। पहला तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारंभिक खोजकर्ता, तो याद रखना है वो कहलाएंगे कार्ल नेगेली। क्या है? कार्ल नेगेली, कार्ल नेगेली। दूसरा, यदि आपसे पूछा जाए कि जो व्याख्या करता है या खोजकर्ता को बढ़ाने वाले लोग हैं, वो हैं दो। एक है वाल्टर फ्लेमिंग और एक और वाल्डेयर, वहां पर सही नाम नहीं लिखा है, तो दो नाम लिखेंगे व्याख्याकर्ता के रूप पर। व्याख्याकर्ता तो एक हो जाएंगे वाल्टर फ्लेमिंग और एक हो जाएंगे H.W. वाल्डेयर। H.W. वाल्डेयर। एक और याद रखिएगा कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है माता पिता से हमारे अंदर जो गुणों का स्थानांतरण होता है उसे कहते हैं इनहेरिटेंस या आनुवांशिकता का वहन। तो थ्योरी जिसने बताया उनका नाम था वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी। वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी। दूसरा ध्यान रखना है कि चूंकि हम लोग ऐसे लोग हैं जिनमें सेक्स क्रोमोसोम होता है। धरती में कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता, उनका सेक्स डिटरमाइन होता है टेम्परेचर के बेस पर। जैसे सी टर्टल, समुद्री कछुए, जब सी टर्टल में तापमान कम और ज्यादा होगा तो मेल और फीमेल बन जाते हैं। क्रोकोडाइल है ना, एलिगेटर, ये सब के सब टेम्परेचर बेस पर अपना सेक्स डिटरमाइन करते हैं। लेकिन हम लोग एक्स और वाई पर होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम को बताने में दो नाम याद रखिएगा, एक नैटी स्टेवन और एक एडमंड विल्सन। तो ये दो तीन चार नाम याद रखना है जो कि गुणसूत्रों से हो सकता है। अब गुणसूत्रों का थोड़ा सा परिचय लेते हैं। यदि हम इनके परिचय की बात करेंगे तो पहली बात हमें समझना है कि इन्हें हम कहते हैं आनुवांशिकता का वाहक, यानी कि इसे हम हेरिडिटी व्हीकल बोलते हैं। एक पीढ़ी से सारे गुण दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, अर्थात इसका मतलब है इस पीढ़ी से गुण को अगली पीढ़ी में भेजने की व्यवस्था। दूसरा, यदि हम गुणसूत्र की रचना को देखें, इसकी संरचना को, तो यहां से भी सवाल आजकल बनते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के एक्स अक्षर जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कुछ ऐसे, जिनमें से ऊपर की जो भुजा है इसे हम पी भुजा कहते हैं और नीचे की जो भुजा है इसे हम क्यू भुजा कहते हैं। तो किसी भी गुणसूत्र में दो भुजाएं हैं, अपर एंड लोअर। अपर इज अ पी आर्म एंड लोअर इज अ क्यू आर्म। दूसरा, अगर हम इसे दो हिस्सों में ऐसे बांट दें इस तरह से, तो इसका एक हिस्सा ये बट जाएगा, दूसरा हिस्सा ये बढ़ जाता है। इसके एक हिस्से को बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या कहेंगे? क्रोमैटिड, यानी कि आधा भाग। गुणसूत्र का आधा भाग कहलाएगा क्रोमैटिड। यानी एक गुणसूत्र में कितने क्रोमैटिड? दो हो गए। दूसरा देखो, जहां पर दो क्रोमैटिड आपस में आके टच करते हैं, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर पॉइंट, यानी कि जहां दोनों क्रोमैटिड जुड़ते हैं वो कहलाएगा सेंट्रोमियर। दूसरा, अगर और पास चलें तो इसकी जो बाह्य रचना है ये है एक आउटर लेयर। इस आउटर लेयर को कहा जाता है पेलिकल। क्या बोलेंगे? पेलिकल। और अगर और अंदर चलेंगे तो यहां पर हमें हिस्सा दिखाई देता है ऐसे, और ये जो हिस्सा दिखाई देता है इसे कहते हैं
मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में दो चीजें हैं, एक है डीएनए और प्लस में हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, दो चीजें मैट्रिक्स में फिट होती हैं। इसके अलावा और अगर हम इसे पास से देखें तो दोनों भुजाओं में, पी भुजा के शीर्ष पर और क्यू भुजा के शीर्ष पर एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे नाम दिया जाता है टीलोमियर। क्या बोलते हैं? टीलोमियर कहा जाता है। और ये टीलोमियर उम्र का निर्धारण करता है, यानी कि और कितनी उम्र बची है उसे बताता है। दूसरा, ये गुणसूत्र की कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाता है। तो इतने सारे काम हैं या इतने सारे हिस्से हैं जिनको हम क्रोमोसोम के पार्ट में जानते हैं। इस एग्जाम में चाहे एईडीओ हो चाहे बिहार दरोगा हो, कभी भी इससे ऊपर उनकी हिम्मत नहीं पड़नी चाहिए पूछने की आपसे कि इससे भी ऊपर कुछ होता है क्या। इतना अगर आप बता देंगे तो मेरे हिसाब से बहुत इनफ माना जाएगा। गुणसूत्र कुछ कम नंबरों वाले होते हैं, जैसे ह्यूमन में 23 है, चिंपैंजी में 24 है। एक जीवधारी होता है समुद्र में प्लेटिपस, उसमें 52 होते हैं, पिजन में 80 हैं, पेयर में 40 हैं, सी एलेगंस में 6 पेयर हैं, फ्रूट फ्लाई में 4 हैं, अर्थवार्म में 18 हैं, मटर में 14 हैं, बीवर ईस्ट में 16 होते हैं, हनी बी में 16 पेयर। एलिगेटर, क्रोकोडाइल और सी टर्टल में तापमान के आधार पर सेक्स निर्धारित होता है। हम लोगों में एक्स और वाई के आधार पर सेक्स निर्धारित होता है। किसी भी गुणसूत्र में अगर हमने प्रवेश किया तो पहले क्या मिला हमें? डीएनए। डीएनए की अगर हम बात करें तो इसे आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। आनुवांशिक पदार्थ की संज्ञा देते हैं, अर्थात जितनी भी हमारी आनुवांशिक जानकारी है वो सब इसी डीएनए में छिपी है या निहित है। यानी हम कह सकते हैं कि सभी आनुवांशिक जानकारी निहित होती है, इसलिए इसको नाम दिया गया आनुवांशिक पदार्थ। किसी भी डीएनए में कुल 4 क्षार होते हैं और इन 4 क्षारों में नाम है, एक है एडेनिन, एक है ए, एक होता है ग्वानिन जी, एक होता है साइटोसिन ये है सी, और एक है थायमिन और ये होता है टी। ध्यान रखना कि जो ए है ये टी से कनेक्टेड होता है और जो जी है वो टी से कनेक्टेड होता है ट्रिपल बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। तो आमतौर पर ये 4 क्षार का एक क्रम फिट होता है जो डीएनए में उपलब्ध है। दूसरी बात ध्यान देना कि डीएनए की अगर हम खोज व्यवस्था देखें तो इनके खोजकर्ता में नाम आता है फ्रेडरिक मिसर। दूसरा, डीएनए की अगर हम संरचना की बात करें तो संरचना में जो प्रारंभिक नाम आएगा वो आता है विलियम अष्टवरी का, और एक आता है फ्रैंकलिन गार्लिन का, फ्रैंकलिन गार्लिन। लेकिन जो वास्तविक नाम है उनको दुनिया जानती है, तो जेम्स वाटसन, पूरा नाम याद रखिएगा, नहीं तो वाटसन में रॉबर्ट वाटसन भी होते हैं, है ना, वाटसन कुमार यादव भी मिल सकते हैं, है ना, तो इसलिए कई बार मुश्किल फंस जाओगे। और दूसरे आते हैं फ्रांसिस क्रिक। इन दोनों ने मिल करके डीएनए की त्रिविमीय, 3D या डबल हेलिक्स संरचना बनाई, डबल हेलिक्स संरचना बनाई जो दुनिया जानती है या देखती है। तो आमतौर पर ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये एक डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसे 3-5 या 5-3 में एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिकली ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है जिनको हम एक रस्सीनुमा रचना में देख पाते हैं। यानी कि अगर हम इसे चित्रवत देखने का प्रयास करें तो कुछ ऐसे है। यह है एक पॉली न्यूक्लियोटाइड और यह है दूसरा
पॉली न्यूक्लियोटाइड, और इसी में ए टी जी सी टी ए टी जी, इस तरह से यहां पर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये एक क्षारों का क्रम बनता जाता है, और इसी क्षारों के क्रम को हम जीन कहते हैं। क्या शब्द हमने नाम? जीन दिया। इसे कहेंगे आनुवांशिकता की इकाई, आनुवांशिकता की इकाई कहा जाएगा। और इन जीनों का जब समूह देखा जाएगा तो उसे कहते हैं जीनोम, और इन जीनों का जब अध्ययन देखा जाएगा तो उसे कहते हैं जीनोमिक्स। क्या कहेंगे? जीनोमिक्स। इन जीनों का जब हम कोड देखेंगे तो इसके बारे में बताया था डॉक्टर हर गोविंद खुराना साहब ने, है ना, इन्होंने फिट किया था जेनेटिक कोड। तो हमने क्या क्या देखा? समूह को जीनोम कहा, अध्ययन को जीनोमिक्स कहा, और इनका जब कोडिंग किया गया तो बताया किसने? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। तो ऐसे ही कुछ बातें आपसे डीएनए के बारे में वो पूछ सकते हैं। इसके बाद एक और हिस्सा है जिसे कहते हैं आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का यदि मैं खोजकर्ता से शुरू करूं तो वही होंगे फ्रेडरिक मिसर, और अगर ये नहीं होंगे तो आपको ये दो नाम मिलेंगे, रॉबर्ट हॉली और कार्ल बोशे। कई बार फ्रेडरिक मिसर को बाहर कर दिया जाता है, तो अब ये जानते रहना कि अगर वो नहीं मिले तो रॉबर्ट हॉली और कार्ल बोशे का नाम आता है। दूसरा, यदि इनकी हम त्रिविमीय रचना की बात करें तो वही हैं वाटसन और क्रिक। अब मैं लिख सकता हूं क्योंकि एक जगह हम लोगों ने विस्तार से इनका नाम लिखा हुआ है। अब ध्यान देना कि राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए डबल हेलिक्स थे, बट ये डबल हेलिक्स नहीं है, यह एक तरीके से सिंगल स्ट्रैंड रचना है इसमें। दूसरा, यहां भी 4 क्षार पाए जाते हैं। बस ध्यान देना, यहां पर क्षारों में थाइमिन नहीं है, उसकी जगह यूरेसिल है। यानी कि एक हो गया यूरेसिल यानी यू, दूसरा हो गया साइटोसिन सी, तीसरा हो गया एडेनिन ए, और चौथा हो गया ग्वानिन जी। तो ये 4 क्षार यहां पर होंगे, यानी यहां पर ए जो है वो यू से जुड़ जाएगा और जो जी जो है वो टी से जुड़ेगा। हालांकि यहां पर मौका नहीं मिलता, कारण ये सिंगल स्टैंड है। सिंगल स्टैंड होने से कोई चांस ही नहीं बनता कि ए से सी जुड़े या यू जुड़े, बट कभी फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो हम इसे जानते हैं। खैर, अब चूंकि राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए का काम क्या हो सकता है, तो पहली बात यह कुछ वायरस में आनुवांशिक गुण प्रकट करता है। आपको याद होगा कोरोना वायरस कैसा वायरस था? आरएनए वायरस था। बाकी इसकी हिम्मत ये नहीं है आरएनए की कि वो हमारे अंदर ऐसा करे कि वो आनुवंशिक गुण प्रकट करे, अर्थात मानव में आनुवंशिक गुण नहीं प्रकट करता। तो करता क्या है? इसका काम है प्रोटीन के निर्माण में सहायता करना। तो काम हो जाएगा इसका प्रोटीन निर्माण में सहायक। तो सबसे बड़ी भूमिका है इसकी प्रोटीन निर्माण में सहायता। कुल 3 तरह के आरएनए मार्केट में हैं। अगर हम इनको बहुत सही तरीके से क्लासिफाइड करें तो आरएनए को 3 तरीकों से देखा जाता है। एक होते हैं आर आरएनए, जिनको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, या आर आरएनए। दूसरे होते हैं ट्रांसफर आरएनए या सॉल्युबल आरएनए, या इसे हम टी आरएनए
अथवा एस आरएनए कहते हैं, और तीसरे हैं मैसेंजर आरएनए या एम आरएनए कहते हैं। तो 3 तरह के आरएनए हमारे पास हैं, राइबोसोमल या आर आरएनए, दूसरे हैं टी आरएनए या एस आरएनए, तीसरे हैं मैसेंजर आरएनए या एम आरएनए। 80% अकेले ये होते हैं, 10 से 15% ये होते हैं, 5 से 10% ये भाई लोग हैं। यानी कि सबसे ज्यादा कौन है? आरएनए। यह राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन निर्माण कराता है, प्रोटीन निर्माण करता है। इसका काम है प्रोटीन निर्माण के लिए अमीनों का ट्रांसफर करना, अमीनो एसिड का ट्रांसफर करना, और इसका काम है डीएनए के संदेश को राइबोसोम तक पहुंचाना, जिससे प्रोटीन बने। तो ये काम है। इसके साथ एक बड़ी समस्या है इस वाले के साथ। एमआरएनए वास्तव में जो बन रहा है ये बनता है डीएनए से। इसका जब निर्माण हम करेंगे तो वो हो जाता है डीएनए से। तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सबसे कम जीवन काल है इसका, अर्थात कुछ ही मिनटों में मारा जा सकता है। तो एक बात आपने यहां पर देखी कि आरएनए का निर्माण डीएनए से हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है। दरअसल कई बार डीएनए से आरएनए भी बन जाता है, कई बार आरएनए से डीएनए बन जाता है, कभी बार डीएनए से डीएनए बनना ही है, आरएनए से आरएनए बनना ही है। तो कई सारे शब्दों का उपयोग हम करते हैं। जैसे एक शब्द है बायोलॉजी ट्रांसलेशन, एक शब्द है बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन, इसको सही कर लेते हैं, क्रिप्शन। एक शब्द है रिवर्स बायोलॉजी क्रिप्शन, एक शब्द है बायोलॉजी रेप्लिकेशन। इतने सारे शब्द हमारे पास उपलब्ध हैं। अब इनके बारे में एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ये हैं क्या। ध्यान देना, जब कभी राइबोसोम एमआरएनए के संदेश के आधार पर क्या करे, प्रोटीन का निर्माण। तो इस प्रक्रिया को आपको याद रखना है, बायोलॉजी ट्रांसलेशन। जब कभी डीएनए से आरएनए का निर्माण हो तो इसे याद रखना है बायोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन। जब कभी आरएनए से डीएनए का निर्माण हो तो इसे याद रखना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कोरोना में हम लोग कराते आरटी पीसीआर की जांच कराते थे ना, तो उसमें कोरोना के आरएनए को डीएनए में चेंज करते थे, तो उसका मतलब था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। छोटे को बड़ा कर लेते थे, तो छोटे को बड़ा कर लिया तो पॉलीमर हो गया, तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन करते थे, तो आरटी पीसीआर कहलाता था। और जब हम डीएनए से डीएनए अथवा आरएनए से आरएनए बनाने लगे तो यह कहलाता है रेप्लिकेशन। रेप्लिका का मतलब होता है प्रतिलिपि, यानी कि ठीक इसके जैसा ही एक नया बना दें तो ये रेप्लिका कहलाएगा। तो डीएनए के जैसा ही नया डीएनए तो कहलाया रेप्लिकेशन। खैर, तो उम्मीद है इसे आप याद रखोगे।
एक कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक, एक कोशिका होती है यूकैरियोटिक। अभी जो कोशिका आप पढ़ रहे थे वो यूकैरियोटिक थी। थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक समझिएगा, फिर मैं यूकैरियोटिक समझाता हूं। ध्यान देना, प्रोकैरियोटिक में कुछ खास बातें होती हैं, यानी कि कुछ इनका फिगर आपको समझना होगा। जैसे मैं इनके चित्र को मैनुअली आपको समझाता हूं। अभी तक जो मैंने चित्र आपको पहले बताया था वो यूकैरियोटिक का था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं उतनी विकसित कोशिकाएं नहीं होती हैं, ये शुरुआती कोशिकाएं हैं और ये कुछ ऐसी बनी होती हैं, ऐसे। और ये हिस्सा हो गया और कुछ ऐसा हिस्सा, और थोड़ा सा इसमें पानी भर देते हैं। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका का है, जिनके हिस्सों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये जो आप पूंछ देख रहे हो, जहां से इसे गति प्राप्त होती है, इसे कहते हैं फ्लैगलुम। क्या बोलेंगे? फ्लैगलुम। ये आप एक कांटेदार रचना देख रहे हैं, यहां पर दिख रहा होगा साइड साइड से। यहां से ये स्थिरता प्रदान करता है, इसे कहते हैं सिलिया। थोड़ा सा और अंदर चलेंगे तो सबसे बाहर जो है ये है सेल वॉल, यानी कि भित्ति। थोड़ा और अंदर चलेंगे तो ये वही है जो आपको पहले मिला, झिल्ली, यानी कि मेम्ब्रेन। थोड़ा और अंदर चलेंगे तो ये वही लिक्विड है जिसे कहा गया था साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। ये जो छोटे छोटे भाई लोग दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक कलर में, ये है राइबोसोम। कौन से? 70 यस वाले राइबोसोम। ये जो आपको व्हाइट कलर दिख रहा है इसको बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलेंगे? और इसी में मौजूद है डीएनए। बट ध्यान देना, इनका डीएनए ऐसा है, सर्कुलर। आमतौर पे डीएनए कैसे होता है? एक लंबा होता है, लेंथ वाला। बट इधर ऐसा, इधर का डीएनए सर्कुलर है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, उम्मीद है भूलेगा नहीं। इस प्रोकैरियोटिक में वाल भी होता है, मेम्ब्रेन भी होता है, प्लाज्म भी होता है, राइबोसोम होता है, पूंछ होती है, सिलिया होती है, केंद्रिका होती है, और कोई अंग नहीं होता। यानी इसमें कोशिकांग नहीं होते, कोशिकांग नहीं है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, अंतःप्रदिविजालिका नहीं है, गल्जी बॉडी नहीं है। राइबोसोम तो है, सेंट्रोसोम नहीं दिखा, केवल राइबोसोम दिखा, वो भी छोटका वाला 70 यस प्रकार का। तो ऐसे बहुत सारे प्रोकैरियोटिक हैं जिन्हें आपको याद रखना है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, स्टीरियम कोलाई, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, आर्किया, माइकोप्लाज्मा, क्लास्ट्रीडियम और बैसिलस। ध्यान देना, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर, ये प्रोकैरियोटिक नहीं है। ये बड़े वाले कैसे हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो ये दोनों बातें, ये वाली भी और ये वाली भी, ये कैसे हैं? ये प्रोकैरियोटिक हैं। तो ना कई बार इनके याद रखना, इनको, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, ये प्रोकैरियोटिक नहीं होते, ये होते हैं यूकैरियोटिक। खैर समझ गए होंगे। अब ध्यान दो, सबसे लास्ट चैप्टर है वो है कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन। आपको याद होगा एक नाम मिला था रास्ते में, रुडोल्फ बिरचो। इन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में बताया। रुडोल्फ बिरचो ने कहा कि प्रत्येक नई कोशिका का जन्म पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। दो तरह का विभाजन है, एक होता है मैटोसिस, एक होता है मियोसिस। हिंदी में कहते हैं समसूत्री और
अर्धसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। एक बात समझना, फिर मैं आपको इन विभाजन को बताता हूं। देखो, अगर कोई व्यक्ति है लाइक रमेश, तो इनकी शरीर में दो तरह की कोशिकाएं हैं। एक है जिन्हें कहते हैं सोमैटिक सेल, और एक है जिन्हें कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। चूंकि ये रमेश है तो इनमें रिप्रोडक्टिव की जगह पे स्पर्म, और सोमैटिक सेल में त्वचा, हड्डी, मांस या पूरी शरीर, जितना कुछ है वो सब क्या है, सोमैटिक सेल है, और स्पर्म है रिप्रोडक्टिव सेल। जब हम रिप्रोडक्टिव सेल की बात करेंगे तो इसमें केवल 23 गुणसूत्र होगा, और जब सोमैटिक सेल की बात करेंगे तो इसमें पूरा का पूरा 46 गुणसूत्र होगा। जब 23 लिखेंगे तो केवल यन लिखेंगे, और जब 46 लिखेंगे तो 2n लिखेंगे। तो जब सोमैटिक सेल की बात होगी तो 2n, रिप्रोडक्टिव की बात होगी तो 1n, 23 और 46। अब लौटते हैं, तो अब यहां पर ध्यान देना कि जो समसूत्री विभाजन है, मिटोसिस, ये अगर इसकी पहली चर्चा हम करें तो यह सोमैटिक सेल में होता है। दूसरा, अगर हम अर्धसूत्री की बात करें तो पहली बात इसकी है, यह रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, यानी स्पर्म या एग में जो सेल डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस, अर्धसूत्री, और जो हाथ पैर में विभाजन होगा वो समसूत्री। इसमें एक मात्र कोशिका दो पुत्री कोशिका बनाएगी, और इसमें एक मात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिका बनाएगी। तो दूसरी बात करें तो एक मात्र कोशिका 2 पुत्री कोशिका में बढ़ती है का विकास करती है। और देखना तो यहां भी 2n है, यहां भी 2n है, तथा दोनों के गुणसूत्र समान, यानी कि 46। इधर देखते हैं, एक मात्र कोशिका कितने, 4 पुत्री कोशिका का विकास करती है, और मात्र में 46 है, लेकिन पुत्री में क्या हो जाएगा, 23, 2n और n। यहां से यहां आने में केवल एक चरण लगा, बट यहां से आने में, तो यहां कह सकते हैं एक चरण ये है और ये 2 चरण ये है, एक चरण ये और 2 चरण ये। इस तरह से हमने दोनों प्रकार के विभाजन को समझा। याद रखना, इन दोनों के बीच भी एक होता है जिसे हम असूत्री कहते हैं। क्या बोलेंगे, और वो वायरस में किसमें होगा, तो अगर हमें वायरस का पूछा जाएगा, वायरस में यदि सेल डिवीजन पूछा जाएगा, याद रखना असूत्री, ए माइटोसिस या असूत्री कई बार पूछा जा सकता है, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच के होते हैं, तो इसलिए इनका विभाजन भी कुछ अलग तरीके से होगा। हाँ, केवल वायरस याद रखना, बाकी तो हमारे पास जीवधारी हैं। तो इस तरह से एग्जाम में विभाजन पूछा जा सकता है। अब इनके कुछ क्रम पूछे जाते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। इनमें से मैं यदि आपको समसूत्री के क्रम समझाऊं तो एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, समसूत्री विभाजन का क्रम, तो सबसे पहला जो क्रम होता है उसे कहा जाता है इंटरफेज। इसे कहते हैं विभाजन से पूर्व की अवस्था। क्या कहेंगे, यह है विभाजन से पूर्व, से पूर्व। इसमें कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है, और इसके बाद ये 2 हिस्सों में बटेगा।
एक होगा केंद्रक का विभाजन, क्योंकि किसी कोशिका का मूल क्या है? केंद्रक। और दूसरा होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन, जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है यह कहलाता है साइटोकाइनेसिस, और जो केंद्रक द्रव्य का विभाजन यह कहलाता है काइरोकाइनेसिस। ये जो काइरोकाइनेसिस है ये 4 चरणों में पूरा होता है, जिसे हम कहते हैं काइरोकाइनेसिस का पहला चरण कहलाता है प्रोफेज। सर्वाधिक समय लगता है। दूसरा कहलाएगा मेटाफेज। गुणसूत्र सबसे अस्पष्ट दिखाई देते हैं, सबसे अस्पष्ट हो जाते हैं। तीसरा होता है एनाफेज। एक ही कोशिका में 2 सिस्टर क्रोमैटिड बन जाते हैं। यही पूछा जाएगा, ध्यान देना, इसके अलावा और कुछ पूछेंगे नहीं। वो एक ही कोशिका में 2 सिस्टर क्रोमैटिड, यानी कि गुणसूत्र का आधा हिस्सा, एक सिस्टर दूसरा सिस्टर। चौथा होगा टेलोफेज। एक ही कोशिका में 2 केंद्रक, एक ही सेल में 2 केंद्रक बन जाता है। और अब यहां पर होगा साइटोकाइनेसिस, यानी कि जो कोशिका में 2 केंद्रक आए थे इनको बीच से बांट दिया जाएगा, और ये बन गई एक सेल, ये बन गई दूसरी सेल। तो ये कई बार पूछा जा सकता है। यही था कोशिका का वो टॉपिक जिसे आमतौर पर दुनिया बहुत टफ मानती है। ये पूरी बायोलॉजी का सबसे टफेस्ट पार्ट रहा है, जिसे आपने अभी बहुत कम समय में पढ़ा और समझा। जी क्या बेटा? नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? साउथ पोल? अच्छा, इसके विभाजन की बात करें। अच्छा हाँ हाँ बता, क्या चीज? देखो, साउथ पोल और नॉर्थ पोल का मतलब हो गया कि एक ही कोशिका में 2 हिस्सा बंट जाना। एक ही कोशिका में 2 हिस्सा कहां बंट रहा है? टेलोफेज में। तो एक साउथ और एक नॉर्थ चला गया। और कोई सवाल? किसी का और कोई सवाल है? तो इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो मेरा अपना मत है कि कोशिका में इतना पर्याप्त है। इससे आप नोट्स बनाइएगा, और बहुत ही कम समय में हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। अब 1-2 पॉइंट मान लो नहीं हुआ होगा तो उसकी बात नहीं, वो उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। बाकी लगभग जितने कॉपी में है वो दोहरा लिए है। यदि आप इसी को दिमाग में रखेंगे तो आप किसी भी अभ्यर्थी से कमजोर नहीं पड़ सकते हैं। आगे बैठा जाए।